जोहार इंशोबा हांसदा आपे जोतो को संथाल डायरी कार्यक्रम रे अतांग दरामे पिया गाती को नीता जुग रे अपना जंगा रे तिंगु केटे दाड़ी दो अड्डी तेगी जरूरा आर अबु जोतो हॉर गिबुन कुरुमुटु इदा जेमन बार पैसा बुन कमाओ दाड़िया तिही युंकालिका गिबुन चला आ जामताड़ा जिला रे फतेहपुर प्रखंड रे आर ओंडे बुन नेला जे चिलिका रुखसार बेगम दो सिलाई दुकान और उना साथे बेडिंग सेंटर चालू करते चिलिका उनी दो बार पैसा कमाओ दाड़िया कना आर गाती को आया घरों जे संभड़ाव दाड़िया कना दिला तो बुन चला गाती को हाई स्कूल रोड फतेहपुर प्रखंड जामताड़ा रे और ओंडे रुखसार बेगम साथे नुआ बाबोते आर होबुन बड़ाई जोंगा जे चिलिका उनी दो नुआ सिलाई दुकान चालू करते चिलिका लाभ है नाम दाड़िया कना और बार पैसा कमाओ दाड़िया कना। झारखंड सरकार की GSLPS ग्रामीण योजना ग्रामीण महिलाओं के लिए वरदान से कम नहीं। कभी चूल्हा चौका में व्यस्त रहने वाली महिलाएं अब नए नए रोजगार का सृजन कर रही हैं। आत्मनिर्भर होने के साथ साथ परिवार के खर्च में मदद कर रही हैं। नमस्कार जोहार दर्शकों, मैं सनी संथाल डायरी कार्यक्रम में आपका स्वागत करता हूं। दर्शकों, GSLPS की अगर बात करें तो भारत सरकार और झारखंड सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा संचालित होता है, जिसका लक्ष्य है सुदूरवर्ती इलाकों में महिलाओं को रोजगार से जोड़ना और उन्हें सशक्त बनाना है। आज मैं मौजूद हूँ ओल्ड हाई स्कूल रोड फतेहपुर में और आपकी मुलाकात ऐसी ही दीदी से कराने वाले हैं जिनका नाम है रुखसार बेगम जी। वो सिलाई का काम करती है, साथ में वेडिंग का भी काम करती है। तो आइए चलते हैं, उन्हीं से हम जानते हैं और उनसे बात करते हैं। मेरा नाम रुखसार बेगम है। मेरा हस्बैंड का नाम मोहम्मद निकाइल है। मैं एक छोटे से परिवार से हूँ। मैं अपने हस्बैंड के साथ में सिलाई के साथ साथ बेडिंग का भी काम करती हूँ। पहले घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं थी। जब से मैं ग्रुप में जुड़ी हूँ, ग्रुप से लोन का सहायता मिला, कुछ आर्थिक पूंजी अपने भी थी, CLF से भी सहयोग मिला, ग्रुप से भी सहयोग मिला और आगे भी सहयोग मिलता रहेगा, वो उम्मीद करती हूँ। मेरे अपने जीवन थोड़ा सा बस मैं अपनी सिलाई करती हूँ और साथ साथ में हस्बैंड के साथ भी मेरा योगदान देते हैं। हस्बैंड भी मेरे काम में योगदान देते हैं। जब से ग्रुप से जुड़ी हूँ तो आर्थिक स्थिति में बहुत सुधार हुआ है। मैं चाहती हूँ कि और भी दीदी सब जो है जिनकी घर की स्थिति खराब है वो ग्रुप से जुड़े। हमारे ग्रुप के जो सर है, मैं सहयोग से उनके आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। जब से ग्रुप में जुड़ी हूँ तो मेरा घर का स्थिति और दुकान का स्थिति बहुत सुधार हुआ है। GSLPS से हम 2017 या फिर 18 में जुड़े हैं ऐसे ही। इसी कड़ी में आज आगे देखते हैं कि किस तरह जामताड़ा जिले के फतेहपुर की रहने वाली रुखसार बेगम आज GSLPS की मदद से किस तरह सिलाई दुकान के साथ ही बेडिंग दुकान चलाकर खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं। सिलाई की दुकान के साथ साथ कपड़ों से बनने वाले गद्दे बनाकर बेडिंग का काम रुखसार बेगम बहुत ही मेहनत से कर रही हैं। उससे पहले सर हस्बैंड बाहर काम करते थे, हम घर संभालते थे। और जब से ग्रुप में जुड़े, ग्रुप से सहयोग मिला, थोड़ा अपना पूंजी था तो मिलके तब से दुकान चला रहे मिल। दीदी लोग के बारे में, जैसे ग्रुप के दीदी लोग आए हुए थे बाहर से, पाकुड़ साइड के दीदी लोग आए हुए थे, वो हम लोग को आए दुकान में बात किए, बताएं कि देखिए बाहर जो रोज़गार करने के लिए जाते हैं तो बाहर 4 महीना काम करेंगे, फिर तो आके घर में 2 महीना बैठेंगे, तो उसमें तो आपका चलने वाला है कुछ नहीं। आप आइए हमारे ग्रुप से जुड़िए, हम आपको बिजनेस करने के लिए सहयोग देते हैं। कुछ अपना भी राशि होगा घर में तो उसको भी आप जुटाइए और हम आपको और सहयोग देते हैं। उस हिसाब से हम लोग दुकान खोलें तो दुकान का स्थिति अच्छा है। सर हम अपने पापा से सीखें, क्योंकि बचपन से ही पापा का भी यही दुकान है। बचपन से उनको भी सिलाई करते देखें, आर्थिक स्थिति से वो सर गुजरे हैं कि बचपन से ही सिलाई का तजुर्बा आ गया है। पापा का भी मेरा यही दुकान है तो पापा ही हम लोग को सिखाए हैं कि आगे दिन चल के अपना हाथ में हुनर रहेगा तो कहीं भी पूंजी मिलेगा तो तुम अपना काम कर सकती, अपना पैर पे मजबूत हो सकती है।
यहाँ पे सर जैसे गद्दा का काम हुआ, मतलब बेडिंग का ऑल टोटल, गद्दा आया, गद्दा, तकिया, तोशक, ऑल टोटल जितना बेडिंग में आता है। साथ साथ पलंग का फर्नीचर भी रखते हैं। फर्नीचर का भी काम हम नहीं करते, बस काम करवाते हैं। वो फर्नीचर भी हम लोग का दुकान में मिलता है। मटेरियल सर हम लोग का बाहर से मंगाना पड़ता है। ये हस्बैंड लेके आते हैं, हम तब तक दुकान संभालते हैं दोनों मिलके। तो वो बाहर जाते हैं माल लाने के लिए, तो हम दुकान संभालते हैं। आगे सर ये योजना है कि हम चाहते हैं कि हमको और कुछ राशि, सहयोग राशि मिले कि हम दुकान को और बड़ा करें और मटेरियल दुकान में भरें। तो जैसे मेरा दुकान और आगे बड़ा, मतलब दुकान बड़ा हो, मटेरियल उसमें ज़्यादा बढ़े, तो मेरा और माल का सेलिंग हो। हाँ, और हम चाहते हैं कि और इससे भी बेहतर हो। सर पढ़ाई तो बस 10th तक ही किए हैं। आगे और पढ़ने का इच्छा था, लेकिन घर का स्थिति वैसा था नहीं जो हमको आगे पढ़ा सके। और पहले तो लड़की लोग को तो उतना दिया नहीं जाता था पढ़ने के लिए। अब ना कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। GSLPS के जरिए आज महिलाओं को अलग अलग क्षेत्र में प्रशिक्षण देकर उन्हें बेहतर रोजगार से जोड़ने का काम किया जा रहा है। इस कड़ी में एक नाम रुखसार बेगम का भी जुड़ गया है। आसपास के इलाके में रुखसार बेगम के बनाए हुए बेडिंग की मांग भी बनी रहती है। साथ ही सिलाई के जरिए भी इन्होंने अपनी पहचान बनाई है। यस सर, हमको खलता है, हमको अभी भी मन करता है कि हम पढ़ें। अभी भी मन करता है कि हम पढ़ें। जो पूरा नहीं कर पाए वो टस अभी भी है कि हम पढ़ाई नहीं पूरा। हम बोलना चाहते हैं कि बेटी को पढ़ाइए। जितना बेटी शिक्षित होगी उतना आगे उनका संसार शिक्षित होगा। वो शिक्षित होगी तब अपना बाल बच्चा को न शिक्षित करेगी। वो अपना पैर पे खड़ा होगी तो ही, बोलता है ना, एक बेटी पढ़ती है तो 100 बेटी को पढ़ने का योगदान मिलता है। अगर हम अपना बेटी को अगर पढ़ती है तो 2 परिवार शिक्षित होता है। एक मायके में भी शिक्षित होता है और एक ससुराल में भी शिक्षित होता है। मेरी एक बेटी है, एक बेटा है। यस सर, हम चाहते हैं कि जो चीज़ हम नहीं कर पाए, जो काम हम नहीं कर पाए, मेरा सपना अधूरा रह गया, हम चाहते हैं कि मेरी बेटी पूरा करे और मेरा बेटा पूरा करे। GSLPS से सर हमको राशि से सहयोग मिला है। 2 बार राशि से सहयोग मिला है। एक बार 70,000 मिला है, एक बार ग्रुप से 90,000 मिला। और हम चाहते हैं कि और उससे ज़्यादा मिले हमको सहयोग, तो हम अपना दुकान को और बड़ा कर सकते। इस काम के माध्यम से जब से हम काम शुरू किए थे तो हम रेंट का घर में थे। दुकान किए, सहयोग मिला, दुकान किए, इनकम हुआ, हम खुद का जगह लिए, घर लिए। उसके बाद में जो हम लोग का रुई धुलने का मशीन आता है, लगभग उनका 70-80 हज़ार रुपया पड़ता है, उसको फिर हम खरीदें। उससे मेरा हस्बैंड का काम बहुत आसान हुआ। जो 2 घंटा लगता था जो काम को करने में, रुई को धुलने में, वो 10 मिनट में हो जाता। बाहर जाते थे, वो भलो पैसा कमाते थे, लेकिन परिवार बाल बच्चा से दूर रहते थे। अभी दिन भर में कितना भी इनकम हो, 500 हो, 1000 हो, लेकिन वो साथ बैठ के परिवार के साथ में खाते नहीं। GSLPS नहीं होता, GSLPS से हमको सहयोग नहीं मिलता, तो ये सब नहीं होता। हम चाहते हैं कि जो संथाल महिला हैं, आदिवासी महिलाएं हैं, उनको हम बोलना चाहते हैं कि आप घर से निकलिए, आप हमारे ग्रुप से जुड़िए। आपको जो बिजनेस करना, आप ग्रुप से जुड़िए, सहयोग हम लोग करेंगे। अब समय के साथ महिलाएं भी हर तरह की जानकारी रखकर खुद को रोजगार से जोड़ रही हैं और खुद को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही हैं। महिलाओं की इस विकास के पीछे GSLPS की सराहना होनी चाहिए। जो महिलाएं कभी घर के द्वार से आगे नहीं बढ़ी, अब वो महिलाएं लाखों रुपए कमा रही हैं। समाज की महिलाओं को कहना चाहते हैं कि बंधन में ही है, ये नहीं कि हम बंधन में नहीं है, लेकिन परिवार के साथ में है। बंधन के साथ साथ खुद का पैर पे भी तो खड़ा होना हो। खुद का पैर पे खड़ा होना, अपना परिवार बाल बच्चा को देखना, हस्बैंड के साथ में कंधा मिला के अगर हम काम करते हैं तो मेरा परिवार अच्छा से चलेगा। सर रोजगार से, इसलिए आज का महंगाई का दौर, महंगाई और बच्चों को शिक्षित करना, खुद का पैर पे सशक्त रहना है। इसीलिए महिलाओं को भी रोजगार से जुड़ने से फ़ायदा है कि हस्बैंड का इनकम के साथ साथ महिलाओं को भी अगर इनकम रहता है तो वो दोनों अपना पैर पे मजबूत रहेंगे। हाँ, वो था जब वो बाहर जाते थे, बिजनेस नहीं करते थे हम, तो हमको हस्बैंड का निर्भर रहना पड़ता था, बच्चा लोग को भी निर्भर रहना पड़ता था। आज खुद का पैर पे है तो मेरा हस्बैंड को भी थोड़ा टेंशन कम होता है कि नहीं, मेरी वाइफ अपना पैर पे खड़ी है। तो हाँ, हम दोनों मिल के मैनेज करते हैं। मेरे गांव पहचान के मेरे मम्मी पापा बस यही देखते हैं क्योंकि मेरी बेटी अपना पैर पे खड़ी है, वो 10 परिवार को संभाल सकती है, शिक्षित कर सकती है। हम चाहते हैं कि और आगे के मुझे देख के और सारी महिलाएं शिक्षित हो, अपना पैर पे खड़ा हो। मेरा नाम है टिंकी सामंत।
मैं JSLPS में BDSP के तौर पर काम करती हूँ। रुखसार जी को हम आज 5 साल से जान रहे हैं। जो महिलाएं आवश्यकता के लिए भी अपने पति या परिवार पर निर्भर रहती थी, वो अब स्वावलंबी बनकर आर्थिक रूप से मजबूत हो रही हैं। 5 साल पहले इनकी स्थिति कुछ सही नहीं था, मैंने किसी तरह अपना परिवार का गुजर बसर होता था। अपना इनका हस्बैंड बाहर काम करते थे, फिर या पहले आके समूह में जुड़ी। समूह में जुड़ने के बाद इनका फर्स्ट हम लोग लोन दिलाए, लोन लेके अपना दुकान खोली। रेंट पे दुकान खुली, पहले रेंट पे चला रही थी, पहले रेंट लेके सारा चीज़ कर रही थी। फिर बाद में हम लोग BDSP के तौर पर उद्यमी का जो लोन होता है वो लोन दिलाएं। लोन दिलाने के बाद ये अपना जगह, एक छोटा सा जगह खरीदी और जगह लेके आज अपना दुकान चलाती है। पहले से आर्थिक स्थिति इनका अभी बहुत बेहतर है। लोन मिलता है, पहले तो दीदी समूह से जुड़ी हुई होना चाहिए, उनका दुकान लगभग 3 साल पुराना होना चाहिए और उनका सारा जितना भी डॉक्यूमेंट्स लगता है, जैसे उद्यम आधार लगता है, शॉप इंश्योरेंस लगता है और दीवार लिखन होता है, सारा प्रक्रिया से परिपूर्ण होने के बाद ही इनको लोन दिलाते हैं हम लोग। सर, खुशी का तो हम लोग के पास सीमा नहीं रहता है, क्योंकि हम लोग सोचते हैं कि कहीं ना कहीं हम लोग भी माने प्रेरणादायक काम कर रहे हैं कि दीदी लोग को हम लोग आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। आज इन दीदी को देख के और 10 दीदी इनके पीछे आती हैं और हम लोग जो महिला का आत्मनिर्भरता का जो बात हमारे प्रधानमंत्री जी मोदी जी बोलते हैं, कहीं ना कहीं हम लोग उस बात पर खरे उतरते हैं और बहुत खुशी महसूस होता है और आभार भी प्रकट करते हैं हम लोग। गातिकू नीतो बो नेल केदा जे चे लिका रुखसार बेगम दो आया जंगारे तिंगू केटे दाड़े कावदा सिलाई दुकान चलू कते और उना सावते बेडिंग सेंटर होय चलुईदा और उना होते ते उनी दो तीन लाभे नामदा और आया घरों जे समराव दाड़े कावदा उनका लिका की नीतो बुन चला आ पाकुड़ जिला रिया राजमहल प्रखंड रे और ओंडे बुन गालमरावा डॉक्टर रंजीत सावते और बुन बड़ाया जे चे लिका उना जिला रे राजमहल प्रखंड रे ᱧᱟᱢᱚᱜ कान को जीवाश्म बाबोते आर हो मोस्ते बुन बड़ाई जोंगा दिला तोबे बुन चला आ डॉक्टर रंजीत सावते बुन गालमरावा और नुआ बाबोते आर हो मोस्ते बुन बड़ाई जोंगा। झारखंड के गोड्डा, साहेबगंज, पाकुड़ और दुमका तक राजमहल की पहाड़ियाँ फैली हैं। जीवाश्म के रूप में यहाँ जैव प्रजातियों के कर्मिक विकास के साक्ष्य आज भी यहाँ बिखरे हैं। पेड़ पौधों के यह जीवाश्म करीब 280 मिलियन वर्ष तक पुराने हैं। तब यहाँ समंदर भी लहराता था। जोहार, मैं संदीप और कार्यक्रम संथाल डायरी में आप सबों का स्वागत है। अगर हम संथाल डायरी कार्यक्रम की बात करते हैं तो संथाल का सबसे प्रमुख हिस्सा साहिबगंज है और राजमहल का क्षेत्र बड़ा ही महत्वपूर्ण। अगर फॉसिल्स की बात करते हैं, पूरा का पूरा क्षेत्र फॉसिल्स के लिए आया जाता है। इसी क्रम में हमारे साथ मॉडल कॉलेज राजमहल के प्राचार्य डॉक्टर रंजीत कुमार जी हैं और इस क्षेत्र के जाने माने जियोलॉजिस्ट भी हैं। तो आइए इनसे हम जानते हैं कि राजमहल का फॉसिल्स के क्षेत्र में क्या महत्व है और रिसर्च की बात करते हैं, अगर शिक्षा की बात करते हैं तो इसका क्या विशेष योगदान है। आइए हम सर से जानते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि फॉसिल जीवाश्म, जिसको हम लोग जो भूविज्ञान के रूप में हम लोग जानते हैं कि पैलेंटोलॉजी, जीवाश्म विज्ञान, एक हम लोग चैप्टर ही पढ़ते हैं। जीवाश्म का अगर बात करें तो लगभग 10 लाख वर्ष अगर कोई भी जीवाश्म, जीव हो, जंतु हो या पेड़ हो, पौधे हो, जिसके अवशेष प्राप्त होते हैं हमारी पृथ्वी पे, तो उसे ही हम जीवाश्म को कैटेगरी में रखते हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो राजमहल पहाड़ी है वह लगभग 10 करोड़ साल पुराने यहाँ पे जीवों के अवशेष मिले हैं। जीव का अभी तक हम लोग पेड़ पौधे और वनस्पति का जीवाश्म यहाँ पे प्राप्त हो रहे हैं। 4 तरह का होता है, जिसमें कि यहाँ पे कंप्रेशन, इम्प्रेशन और पेट्रीफाइड, ये सबसे ज़्यादा। कास्ट कोल बहुत कम प्राप्त होते हैं, लेकिन पेट्रीफाइड फॉसिल्स यहाँ पे और इम्प्रेशन, जो लीफ का इम्प्रेशन होता है, वो ज़्यादातर यहाँ पाए जाते हैं। जहाँ तक इसका जो इंटरट्रेपियन बेड्स है, जानते हैं हम लोग कि राजमहल पहाड़ी के पहले यहाँ पे एक लहराता हुआ समुद्र था और उस समुद्र में लगभग 17 बार, अभी तक का जो हम लोग का एक स्टडी है उसके अनुसार से लगभग 17 बार यहाँ ज्वालामुखी फटे हैं। और उस ज्वालामुखी के फटने के बाद का ये राजमहल पहाड़ी है
और उस पहाड़ी में अभी तक इंटरटेपियंट्स जैसे एक एक जो वॉल्केनिक इरप्शंस होते थे, ज्वालामुखी फटते थे, उसके बीच का जो गैप होता था, इंटरवल होता था, उसी में वेजिटेशन होता था और उसी में प्लांट या एनिमल दब करके रह जाते थे, उसका बाद में उसका इम्प्रेशन होता था। चौक ये नहीं, गोंडवाना बेसिन की राजमहल की पहाड़ियों में कोयला और उसके ऊपरी सैल परतों से मिले जीवाश्मों का अध्ययन कर इसमें सबूत तलाशे गए हैं। इसी कड़ी में आपको दिखाते हैं कि राजमहल की पहाड़ियों में पाए जाने वाले जीवाश्म के बारे में किस तरह से डॉक्टर राजीव बता रहे हैं। तो निश्चित रूप से आज के अगर हम राजमहल पहाड़ी की बात करें तो केवल खनिज संपदा से ही परिपूर्ण नहीं है, जीवाश्मों का एक बहुत बड़ा हमारा एक कहे तो एक संपत्ति है और वो संपत्ति जो अनमोल है वह हम कहीं पैसे से न खरीद सकते, न बना सकते हैं, न भविष्य में इसकी कल्पना कर सकते हैं। आप समझ सकते हैं कि करोड़ों साल बनने में जिस जीवाश्म को लगा होगा उसको हम किस तरह से हमारा एक इंटरनेशनल हेरिटेज है वो, उसको हमारा पैसे से हम उसको नहीं तोल सकते हैं। उसकी स्टडी करके, उसके ज्ञान को प्राप्त करके, उसका रिसर्च करके और उस समय के क्लाइमेट को, उस समय के पेलियो क्लाइमेट को हम पता करके आने वाले भविष्य में लॉन्ग टर्म में हम क्लाइमेट के बारे में, जिस तरह की आज वैश्विक हम देख रहे हैं कि टेम्परेचर, पृथ्वी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो कहा जाता है कि एक मास एक्सटिंक्शन की बात करते हैं, प्रलय की बात करते हैं। 5 प्रलय पूरे विश्व ने देखा है, 6ठा प्रलय की ओर हम बढ़ रहे हैं और वह कहीं न कहीं कारण, एक जो प्रमुख कारण है वह पर्यावरण और प्रकृति का देन है। तो अगर हम फॉसिल्स को अगर हम स्टडी करें, इसको बचाएं, इसका रिसर्च किया जाए तो ये हमारे क्लाइमेट को बता सकता है और उसी के अनुसार से हम लॉन्ग टर्म में एक गोल तैयार करके इसको हम एक धरोहर के रूप में बचा सकते हैं। जियो टूरिज़्म की बात करें, अगर जियो टूरिज़्म कहते हैं कि जो पृथ्वी का सबसे अनमोल फॉसिल्स होता है, तो उसको जियो टूरिज़्म में एक हमारा अच्छा एक यहाँ के लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। यहाँ के लोगों में एक रिसर्च के लिए जो बच्चे आते हैं, जो बाहर से भी आ रहे हैं, यहाँ के लोकल बच्चे को, उसमें आपको रिसर्च का एक बहुत बड़ा फैसिलिटी मिल सकता है। तीसरा, जो बहुत सारे इन्वायरमेंट पे काम करने वाले हैं, तो यहाँ पे बहुत सारे इन्वायरमेंटल लिस्ट के लिए बहुत बड़ा है। चौथा है कि एक जो फॉसिल्स कहा जाता है कि जो हमारा राजमहल पहाड़ी है वह एक तीर्थस्थल से कम नहीं है। जैसे हम भूवैज्ञानिकों के लिए यहाँ पे जियोलॉजिकली जो हम सैद्धांतिक रूप से जो पढ़ते हैं वह प्रैक्टिकल रूप से हम यहाँ पे देख सकते हैं। एक एक इवेंट्स यहाँ पे प्रकृति के द्वारा यहाँ पे सामने में दिखेगा। जैसे कोलुमिनर ज्वाइंट हम लोग पढ़ते हैं एक स्ट्रक्चरल जियोलॉजी में, जो कि हमारा मोती झरना में पहाड़ों में मिलता है। उसी तरह से मड्रो फॉसिल पार्क आप देखते हैं। उसी तरह से यहाँ पे से अगर बगल में तालझारी की बात करें तो वहाँ जेम स्टोन मिलता है। तो निश्चित रूप से राजमहल पहाड़ी का उपयोगिता केवल एक पहाड़ के ही रूप में नहीं है, एक प्रकृति के रूप नहीं है, एक रोज़गार के में भी हम लोग इसको देख सकते हैं। दूसरा, हम जब जियोलॉजिकली इसको हम देख सकते हैं कि यहाँ पे बहुत सारे भूकंप की बात आते हैं, तो उसको लेकर के भी स्टडी किया जा सकता है। तो राजमहल में पाए जाने वाले जीवाश्म जो करोड़ों साल से जीवों को अपने घर में समाये हुए हैं। किस तरह कार्बनिक और अकार्बनिक अध्ययन से निष्कर्ष निकाला कि यहाँ समुद्र का पानी आया था, जंगल उस सैलाब में डूब गया जो कोयला बन गया। इसके साथ ही शैल पर जीवाश्म के रूप में मिली पत्तियों, क्यूटिकल, रोटोमेटा व परागन की छाप का अध्ययन किया गया है। देखिए, यहाँ पे जब हम रिसर्च की बात करते हैं तो निश्चित रूप से यहाँ पे विदेशी भी अभी हाल में ही न्यूजीलैंड के टीम आई हुई थी, उसके रिसर्च स्कॉलर आए हुए थे। अभी लखनऊ यूनिवर्सिटी के आए हुए थे। तो अभी 15-16 मार्च को हमारे अप्रैल को साइंस कॉलेज पटना के लगभग 30 छात्र जो पीजी फाइनल ईयर के वो आ रहे हैं। तो एक तो है कि यहाँ पे एक ऐसे इवेंट्स हुए हैं जियोलॉजिकल, जो भूवैज्ञानिक है, और पृथ्वी से ही सारा चीज़ जो भी हम विज्ञान का ज्ञान अगर हम बात करें तो वो कहीं न कहीं पृथ्वी विज्ञान से ही, हम लोग जियोलॉजी को हम लोग पृथ्वी विज्ञान भी कहते हैं। तो वो भूगर्भीय हो या पृथ्वी के ऊपर हो, और इसमें संभावनाएं बहुत ज़्यादा है। चूँकि आप इसमें बहुत सारे अभी नौकरी है, इसमें आपको प्लेंटोलॉजिस्ट के रूप में आपको मिल सकता है, जियोलॉजिस्ट के रूप में मिल सकता है।
तीसरा है जियो टूरिज़्म की बात करते हैं तो जियो टूरिज़्म में बहुत बड़ा एक हब बन सकता है। चौथा है कि अभी हम लोगों ने एक प्लानिंग दिया है, सरकार में भी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से किया है कि लगभग 50 छात्रों का रेसिडेंशियल एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंसी के तहत यहाँ पे रिसर्च सेंटर खुले, ताकि यहाँ के बच्चे और यहाँ के जो जियोलॉजी पास करके आते हैं उसको एक रिसर्च करने का मौका मिले। चूँकि कहा जाता है कि ये हमारा क्रिटिसियस के लगभग एज का है और यहाँ अच्छे से अगर रिसर्च किया जाए तो यहाँ पे डायनासोर के भी अंडे मिल सकते हैं। तो उसको कहीं ना कहीं आगे स्टडी करने की ज़रूरत है कि बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं कर पाए हैं हम लोग राजमहल को। तो इसको लेकर के सरकार और हमारे विद्यार्थी, हमारे छात्र या अन्य राज्यों के, अन्य देशों के लोग रिसर्च कर रहे हैं और इसका एक सेंटर यहाँ पे बनने की बात हम लोग कर रहे हैं। देखिए, कहा जाता है ना कि पृथ्वी पर जहाँ पे हम रहते हैं कि प्रथम जब हमारे शास्त्रों में कि उठते हैं तो पहला पृथ्वी को हम धन्यवाद देते हैं, उनका आशीर्वाद लेते हैं, क्योंकि उसी पर हम रहते हैं, उसी से हमें खाना मिलता है, उसी से हमको पानी मिलता है और उसी से सारा व्यवस्था हमारी चलती है। तो निश्चित रूप से और भू विज्ञान में सभी विज्ञानों का समाहित है। वह अगर जियो फिजिक्स की पढ़ें, जियो केमिस्ट्री पढ़ें, जियो बायो साइंस पढ़ें या हिस्ट्री की बात करें, तो ये सारा समाहित है हमारा जियोलॉजी में, पृथ्वी विज्ञान में। और उसी विज्ञान के तहत हम अगर इसकी आगे की बात करें तो निश्चित रूप से हमारे जो पृथ्वी के कल्पनाओं के अनुसार से हम आगे लोगों को किस तरह से और ज़्यादा से ज़्यादा जोड़ सकें। इसमें पृथ्वी विज्ञान पढ़ने से आपको GSI, जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ONGC, जियोलॉजिस्ट एक आता है, GSI के साथ साथ आप रिमोट सेंसिंग के माध्यम से बहुत सारा अभी AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में जियोलॉजी का बहुत बड़ा महत्व होने जा रहा है। तो GPT चार्ट जो होता है, तो ऐसे चीज़ों को लेकर डिजिटल एरा की हम बात करते हैं तो रिमोट सेंसिंग कि हर क्षेत्र के हर सेक्टर में, वह प्राइवेट सेक्टर हो, गवर्नमेंट सेक्टर हो या कॉरपोरेट सेक्टर हो, रोड मटेरियल से लेकर रोड बिल्डिंग से बनने से लेकर टनल तक, रेलवे तक, हाईवे तक, उसमें एक जियोलॉजिस्ट जरूरी थी। क्योंकि जब तक पृथ्वी के अंदर या ऊपर की चीज़ों को जब तक आप जानकारी नहीं रखते, किसी तरह का कोई भी कार्य आप नहीं कर सकते हैं। तो इसीलिए संभावनाएं जियोलॉजी के लिए, जियोलॉजिस्ट के लिए, पृथ्वी विज्ञान के लिए आज बहुत बड़ा एक सेंटर है। तो हम चाहेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा, चूँकि अभी अवेयरनेस इस विज्ञान को लेकर के बहुत कम लोगों को है, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोग, सरकार को भी चाहिए कि जैसे अभी हम लोगों ने सभी जैसे मॉडल कॉलेज है तो उस कॉलेज में एक जियोलॉजी का विषय खोला गया है। तो ये सरकार की अच्छी पहल है। इसी तरह से हमको लगता है +2 से ही इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में अवेयर कराया जा सकता है। जिससे पता चला कि तब यहाँ घने जंगल थे। इनमें जिम्नोस्पर्म समूह के क्लोसॉफ्ट टेट्राडेल्स व कोडीटेल्स वंश के पेड़ थे। इनकी 14 प्रजातियाँ थीं। हाँ, इसमें जो हमारे फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है, चूँकि नोडल वही है इस राजमहल फॉसिल पार्क और जो फॉसिल्स के कलेक्शन में, तो वो बहुत बड़ा अपने प्रश्न किया ये। और इसका सरकार के द्वारा जो यहाँ पे लगातार, जैसे हमारा बर्ड सेंचुरी जो रामसर इंटरनेशनल हो गया घोषित, उसी तरह से जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के द्वारा यह इंटरनेशनल हेरिटेज, हमारा नेशनल हेरिटेज घोषित किया गया मड्रो फॉसिल पार्क को। उसके तहत बहुत सारे योजना कार्यक्रम चलाए जाते हैं अवेयरनेस के लिए, उसके रोज़गार के लिए। साथ ही अभी SBI बैंक के द्वारा उसको अडॉप्ट किया गया है कि वहाँ पे फैसिलिटी के लिए लगभग 10 साल तक वो काम करेंगे। तो निश्चित रूप से जो हमारा फॉसिल पार्क है उसमें राज्य सरकार और केंद्र सरकार के द्वारा विभिन्न तरह के कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं। हम लोगों ने एक सजेस्ट भी किया है कि चूँकि लोग बाहर से आते हैं तो कैसे वहाँ पे पहुँचे, उसके लिए एक रोड मैप तैयार होना चाहिए। दूसरा है कि एक सेंटर होना चाहिए कि जहाँ पे हमारा एक जो जियो टूरिज़्म एक सर्किट, जिसके माध्यम से कि अगर कोई बाहर से आते हैं तो उसको कहाँ क्या मिल सकता है जियो टैग के माध्यम से, तो वो एक करके लोग पहुंच सकते हैं। तो सरकार के द्वारा बहुत सारी चीज़ें चला रही है। पाइपलाइन में भी बहुत सारी चीज़ें हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हो या हमारा स्टेट गवर्नमेंट हो। देखिए, मैं सबसे पहले तो हमारे माननीय उपायुक्त महोदय का धन्यवाद करूंगा। चूँकि मैं खुद एक स्पोर्ट्समैन हूँ, मैं बैडमिंटन खेलता हूँ, तो कहीं न कहीं कहा जाता है कि एक स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मन बसता है।
और आज जिस तरह से लोगों का धैर्य खोता जा रहा है, विश्वास खोता जा रहा है, छात्र या युवा उग्र होते जा रहे हैं, उसके लिए है कि स्वास्थ्य उसका पहले स्वस्थ हो, और उसी को लेकर के पढ़ाई के साथ साथ पहले हमारा स्वास्थ्य है कि जब हम स्वस्थ होंगे तभी हम अच्छा काम करते हैं। ओपन जिम मैंने आग्रह किया था, क्योंकि पूरे ज़िले में ओपन जिम की बात कही गई थी, तो हम लोगों ने माननीय उपायुक्त महोदय हेमंत सतीश सर से बात किया था और उन्होंने तुरंत इस पर अमल करके हमारे कैंपस में लगाया गया। हमारे छात्र भी उसमें आते हैं और अगल बगल के लोग भी आते हैं, आसपास के लोग आते हैं और अपना ओपन जिम का इस्तेमाल करते हैं और अपने फिटनेस के साथ साथ, चूँकि बुजुर्ग लोग भी आते हैं, अपने फिटनेस के साथ साथ वो पुलिस में हो या जो भी शारीरिक परीक्षाएं में उसके लेकर के वो प्रयास करते हैं। तो हमारे यहाँ ओपन जिम की भी व्यवस्था की गई है। गतिकू तीना कार्यक्रम रे अबू दबुन नेल किदा जे चेलिका रुखसार बेगम दो सिलाई दुकान और उना साउते बेडिंग सेंटर चलाव कते तीना उनी दो लाभ नाम दाड़े कना गतिकू और उनी दो बार पैसा कमाव कते आया जंगा रे तिंगू केटे दाड़े कावदा और उनका लिकागी अबू दबुन चलावना राजमहल प्रखंड रे और उंडे बुन नेल किदा जे चेलिका राजमहल प्रखंड रे कु नामो कान जीवाश्म बाबोते आर हो विस्तार ने उते बुन बड़ाई किदा और डॉक्टर रंजीत कुमार साउते गालमराव कते एमा कथा बुन बड़ाई जों किदा उना साउते की गति को तिहिना कार्यक्रम रे दो इनगी आपे जतो को ठेन बिदोइन खोजो कना जोहार।